गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल। बोर मॉडल के अनुसार यदि कोई इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, है ना। यानी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल। ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, ठीक है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी। ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू यहाँ पर नहीं दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, ठीक है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, ठीक है ना। इसको जानने के लिए आप लोगों को बता दें, इसमें कुछ ऐसा टर्म है, बोर पास्टुलेट आपको पीछे लेक्चर में बताया जा चुका है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें एनर्जी का फार्मूला मिल चुका है, वेलोसिटी का फार्मूला मिल चुका है ना। रेडियस का फार्मूला जो था वो ये आया था, या nth ऑर्बिट की रेडियस एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपान पाई m ZE स्क्वायर। इसकी ज़रूरत इसमें पड़ने वाली है। L बराबर होता है NH अपान 2 पाई, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। और mv स्क्वायर अपान r इक्वल टू 1 अपान 4 पाई फ्लान नॉट ZE स्क्वायर अपान r स्क्वायर। ये सब के सब फार्मूला इसमें यूज होते रहेंगे। ये है सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू न्यूक्लियस, और ये बोर क्वांटम कंडीशन है। और ये nth ऑर्बिट में जब कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो उसकी रेडियस का ये डेरिवेशन हो चुका है, इसके पीछे लेक्चर में आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है ना। तो आज हमको एनर्जी लाना है। एनर्जी के लिए आपको बता दें, काइनेटिक एनर्जी लाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी लाएंगे, दोनों का प्लस करेंगे, टोटल एनर्जी आएगी। टोटल एनर्जी लाने के बाद क्या क्या कहा, पहले काइनेटिक एनर्जी लाएंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी लाएंगे, फिर टोटल एनर्जी लाएंगे। टोटल एनर्जी लाने के बाद जो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, यदि पार्टिकुलर हाइड्रोजन एटम के लिए अप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है ना। तो ये हमको करना है। फिर इसमें ये देखेंगे nth ऑर्बिट का है तो n की वैल्यू 1 रख देंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट का हो जाएगा, n की वैल्यू 2 तो सेकेंड का, n की वैल्यू 3 तो थर्ड ऑर्बिट का, n की वैल्यू इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी ऑर्बिट का। और ये सब वैल्यू रखने के बाद देखेंगे कि जो एनर्जी का लेवल है, एनर्जी लेवल डायग्राम में आप देखोगे कि स्टार्ट में एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा रहेगा और फिर बाद में कुछ कम हो जाएगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि एनर्जी लेवल जो होता है वो डिस्क्रीट होता है, डिस्क्रीट या क्वांटाइज्ड। n1 n2 n3 की वैल्यू लग करके एनर्जी की वैल्यू लाएंगे। एनर्जी की वैल्यू लाने पर आप देखोगे कि स्टार्ट में ज़्यादा डिफरेंस रहेगा, फिर बाद में धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो जो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे आप, तो वो एनर्जी लेवल जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर नहीं रहेगा। इक्वल डिस्टेंस पर नहीं रहेगा तो उस केस को बोलते हैं डिस्क्रीट एनर्जी लेवल या क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल या नॉन इक्वल डिस्टेंस एनर्जी लेवल, ठीक है ना। तो ये डेरिवेशन के बाद ही पता चलेगा। स्टार्ट से लास्ट तक यदि आप पढ़ेंगे तब ये बात समझ में आएगी, नहीं तो आप वीडियो 1 सेकंड में देख लेंगे, कोई मतलब का नहीं है, ठीक है ना। तो स्टार्ट से लास्ट तक आपको समझना पड़ेगा। यदि आप 12th क्लास में हैं और पढ़ रहे हैं
तो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, कंपटीशन के लिए भी ज़रूरी है, चाहे वो नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे बड़े कंपटीशन, जो भी कंपटीशन हो, उन सब में इससे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट से लास्ट तक देखना पड़ेगा समझने के लिए। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये मानकर चलते हैं कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, कोई एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मानकर चलो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, इसका चार्ज है -e, मास है m, ये है इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस का चार्ज Ze, रेडियस r, ये ठीक है ना। क्या किया हमने, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन लिया है, उसका चार्ज है, ये क्या है उसका चार्ज, ये क्या है उसका मास, ये r क्या है उसकी रेडियस, ये क्या है चार्ज ऑन न्यूक्लियस, ठीक है ना। भी क्या है स्पीड, स्पीड वेलोसिटी जो भी कहो, ठीक है ना, ये हमने लिखा है, ठीक। यहाँ पर हम ये जो यहाँ सब कुछ लिखे हैं अलग से भी लिख देंगे चाहें तो, ठीक है। हमको बोला, हम ये बोले हैं कि सबसे पहले ला लेते हैं काइनेटिक एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी, फिर टोटल एनर्जी, दोनों का प्लस करके फिर आर की वैल्यू रख दें। बहुत कुछ कंडीशन लगाते हुए यहाँ पर चलना है। लिखते हैं लेट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज -e and mass m is revolving around the nucleus in a circular nth orbit of radius r with velocity v, charge on nucleus is Ze, where Z is the number of प्रोटॉन। इतना हमने लिख दिया, सब बात समझ में आ रही है ना। एक इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व कर रहा, ये सब कुछ वही सब बता दिए, ठीक है ना। nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, रेडियस r है, वेलोसिटी v है, मास m है, चार्ज e है, न्यूक्लियस का चार्ज Ze है और Z उसका नंबर ऑफ क्या है, प्रोटॉन, ठीक है ना। देन फॉर सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल टू फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू न्यूक्लियस, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू न्यूक्लियस, तो सेंट्रीपेटल फोर्स यानी mv² अपॉन r और 1/4 पाई f0 Ze इंटू e अपॉन r²। अब आज कोई कहेगा कि सर यहाँ माइनस क्यों नहीं लिखे, तो कूलाम्स लॉ में बताया गया था कि चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखा जाता है mv² अपॉन r इक्वल टू ये r से r कैंसिल हो गया, mv² इक्वल टू 1/4 पाई f0 और ये Ze² अपॉन r, ये mv² इक्वल टू
अब यदि हम इसमें क्या कर दें, देखिए यदि हम इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर दें, 1/2 का दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दें, देखना ऐसा कर दें तो 1/4 पाई एफ फलान नाट और ये ZE² अपान ये 2R हो जाए, ठीक है। और ये हाफ MV² जो हो गया तो इसको के बोल सकते हो। ये रहा काइनेटिक एनर्जी। क्या बन गया ये? काइनेटिक एनर्जी। किसका फार्मूला मिल गया? काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है ना। ये क्या हुआ, हमने कहा सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू न्यूक्लियस, फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स का ये फार्मूला होता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलॉम्स लॉ से पाया गया है 1/4 पाई फलान नॉट Q1 Q2 अपान R²। Q1 मीन्स न्यूक्लियस का चार्ज, Q2 मीन्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भले माइनस में है पर फोर्स में मैग्नीट्यूड लिखते हैं। ये इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया, ये इतना आया। अब इसमें हम क्या किए, वो हाफ का इंटू कर दिए, इधर भी हाफ लगा दिए इधर भी, तो ये हाफ MV² हो गया। और हाफ MV² हो गया तो ये काइनेटिक एनर्जी बन गया। क्या बन गया? काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ गया, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी ला लेते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी लाने के बाद काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर देंगे तो टोटल एनर्जी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। तो देखते हैं आगे। यह है काइनेटिक एनर्जी। क्या है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सेव कर लेते हैं, यहाँ लिखे लेते हैं K = 1/4 पाई एफ फलान नॉट ZE² अपान 2R। ये आया है, ये काइनेटिक एनर्जी आ चुका है, ठीक है ना। अब देखना, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो U = 1/4 पाई एफ फलान नॉट ZE - E अपान R। कहोगे सर उसमें माइनस नहीं लिखे थे, फोर्स में मैग्नीट्यूड लिखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी था, इसमें साइन सहित लिखेंगे, एनर्जी है स्केलर। 1/4 पाई एफ फलान नॉट ZE² अपान R। ये किसकी वैल्यू हो गई? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये रहा काइनेटिक एनर्जी और ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी = K + U। तो K 1/4 पाई एफ फलान नॉट ZE² अपान 2R माइनस 1/4 पाई एफ फलान नॉट ZE² अपान R। ये K की ये वैल्यू है, ये U की वैल्यू है, ये माइनस में है इसलिए माइनस लगा दिया। अब 1/4 पाई एफ फलान नॉट ZE² अपान R कॉमन ले लेते हैं तो 1/2 - 1। और 1/2 में 1 माइनस करेंगे तो -1/2 आएगा। तो ZE² अपान R -1/2। ये ऑल ओवर 1/4 पाई फलान नॉट ZE² अपान 2R। ये हो गया टोटल एनर्जी, ठीक। अब यहाँ पर ये टोटल एनर्जी आया, ठीक है। अब ये टोटल एनर्जी का ये फार्मूला मिला फिलहाल, वो काइनेटिक एनर्जी है, एक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है ना। ये रहा काइनेटिक एनर्जी, ये है पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों को प्लस किए तो ये टोटल एनर्जी आया, ठीक है ना। अब ये R क्या है? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। अब nth ऑर्बिट की रेडियस का फार्मूला हम जान चुके हैं, इसको अभी रेज कर देते हैं। बट
देखिए बट रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट आर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपान पाई m जेड ई स्क्वायर। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ये फार्मूला होता है, इसको रख देते हैं थर्ड में। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपान 2 और आर की ये वैल्यू एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपान पाई m जेड ई स्क्वायर। इसको ऊपर भेज देते हैं, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर इंटू पाई m जेड ई स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर। ये -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पाई m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर, ये ई बराबर। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये फार्मूला, इस फार्मूला को अभी हम बहुत दूर और ले जाना चाहते हैं। देखना, ये फार्मूला अभी कुछ और दूर तक, और उस स्टेप को समझते हुए चलिएगा। यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। यदि हम इसको भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनाना चाहें, बात को अच्छे से समझना, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसको भी बनाना चाहें तो ये 2 पाई की और ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, हम चाहते हैं कि ये भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाए। क्या हो जाए? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 2 पाई का इंटू करेंगे तो हो सकता है, तो इसमें 2 पाई का इंटू करेंगे तो यहाँ भी इंटू करना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? यहाँ 2 पाई का इंटू कर दो, 2 पाई का इंटू 2 पाई का इंटू, तो 2 पाई का इंटू यहाँ भी हो जाएगा। तो देखना अगले स्टेप में, E इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई का इंटू करेंगे तो ये 2 पाई स्क्वायर m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपान 2 पाई का इंटू यहाँ तो करेंगे तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर हो गया। ठीक है। कहे ये करते क्यों हैं? वजह ये है आपको बता दें कि 2 पाई स्क्वायर m ई की पावर 4 अपान ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर m ई की पावर 4 अपान CH क्यूब्ड बराबर R होता है, R बाई डी BERG रिडबर्ग कांस्टेंट। ये R/d रिडबर्ग कांस्टेंट। हमें यहाँ पर इसके जगह पर ये टर्म लाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर
इतना को जो क्या बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, ये होता है 1.1 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स, इसकी वैल्यू। तो देखिए हमें इस टाइप का इसमें बनाना चाहते हैं, इस टाइप का इसमें बनाना चाहते हैं, तो देखिएगा -1 ये दोनों मिलकर 4πε0 तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 2π² और यहाँ पर e⁴ और ये z²। अब बताओ यहाँ पर CH³ है, ये नहीं है, यहाँ CH³ होना चाहिए तब ना R बनेगा, तो यहाँ CH का इंटू कर देते हैं, तो ये CH ऊपर भी इंटू करेंगे और यहाँ पर n² CH³। क्या किया हमने, CH कहाँ से आया, CH का इंटू किए ऊपर भी नीचे भी, तो ये CH³ हो गया ये CH। अब यानी CH का ऊपर नीचे हमने इंटू किया है, कहोगे क्यों इंटू किए हैं, ताकि यहाँ CH³ बन जाए, तो जब CH³ हो जाएगा और ये पूरा टर्म मिलकर क्या हो जाएगा R। तो अब देखना इसमें इतने को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0² 2π² e⁴/CH³ को क्या लिख सकते हैं R। तो यही फार्मूला क्या हो जाएगा, -RCH R z² भी है, z² RZ² CH -RZ² CH बटे n²। ये ठीक, ये फार्मूला बनेगा लास्ट में, ये ठीक है ना। इसके जगह हमने ये लिख दिया, और फॉर हाइड्रोजन एटम Z=1 देन E=RCH/n²। ये हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू 1 ले लेंगे तो nth की RCH/n²। इसके टर्म में लिखेंगे तो, और नहीं लिखना है तो आप इसके ऊपर वाला टर्म, ये सही है, ये पूरा है, ये है, यदि आप R के टर्म में नहीं लाना चाहते तो, ठीक है ना। अब यहाँ पर R क्या है, वो R इतना आए है, और इस R को बोलते क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती कितनी है, 1.1 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स। कहीं लिखा रहता है 1.09, कहीं इसी को 1.09 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स लिखा है ना, ये भी हो सकता है। हाँ, इसी को यहाँ 1 नीचे हटा देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो RCH/n²। अब R क्या है, कांस्टेंट है, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट फिक्स है, H क्या है, फिक्स है प्लांक कांस्टेंट। तो इसी को आप चाहो तो लिख सकते हो En प्रोपोर्शनल -1/n²। ये ठीक है ना। अब यदि हम इस वैल्यू को, यदि इन सब वैल्यू को पुट कर देते हैं तो R की वैल्यू, C की वैल्यू, H की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा देखना। ये इक्वेशन नंबर 4 है, इसमें सब वैल्यू को रखते हैं, क्या आएगा देखना।
अब यहाँ पर R की वैल्यू क्या है 1.1 इंटू 10⁻⁷, C की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁸, और H की वैल्यू क्या है 6.6 इंटू 10⁻34। देन फ्रॉम इक्वेशन 4 इसमें पूरा रख दो तो En इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻⁷, 3 इंटू 10⁸, 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन n स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे -21.7 बटे n स्क्वायर 10⁻90 जूल। ये R इसको सॉल्व किया हमने। अब इसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहें तो En इक्वल टू इसमें 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर दो, -21.7 इंटू 10⁻19 n स्क्वायर 1.6 इंटू 10⁻19, तो ये हो जाए इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना होगा -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गया, ठीक है ना। तो इसको यदि हम इसको फर्स्ट ऑर्बिट के लिए लेंगे तो n की वैल्यू 1 रख देंगे दोनों जगह पर, सेकंड के लिए तो 2 रख देंगे, थर्ड के लिए तो 3 रख देंगे, फोर्थ के लिए तो 4 रख देंगे और ये सॉल्व कर देंगे। तो इसी को आगे देखना क्या क्या हो सकता है इसमें। इफ n इक्वल टू 1 देन E1 इक्वल टू क्या होगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इक्वल टू 2 तो E2 इक्वल टू -13.6 अपॉन 4, तो ये इलेक्ट्रॉन 3 चौक 4 3 4 4 3 जा और 4 4 जा 2 का स्क्वायर होगा ना, हाँ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और E3 इक्वल टू लेंगे तो -13.6 अपॉन 9 तो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे आता रहेगा। और यदि हम E इन्फिनिटी ले लेते हैं, n इक्वल टू ये 3 है, n इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा E इन्फिनिटी इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप एनर्जी की वैल्यू आप हर केस में ला सकते हैं, ठीक है ना। अब तो 1 फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी ये आया, सेकंड का ये आया, थर्ड का ये आया, ऐसे लाते रहेंगे तो ये, तो जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है तो ऑर्बिट क्रमांक बढ़ाने पर एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है ना। यानी आपने ये देखा ये n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू एंड n इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 0 है ना, एनर्जी लेवल डायग्राम। अब इसमें से आप देख रहे हैं कि n की वैल्यू 1 2 3 4 पर इस प्रकार आपने देखा, दिस बराबर डिस्टेंस पर नहीं है, ठीक ना। इट इज क्लियर दैट एनर्जी लेवल आर
डिस्क्रीट इसको आप क्या बोल सकते हैं एनर्जी लेवल को? डिस्क्रीट, DISCREATE, डिस्क्रीट आर क्वांटाइज्ड आर नॉन इक्विडिस्टेंट. It is clear that energy level are discrete, are quantized, are non-equidistant. ये देख लो यहाँ से, ठीक है ना ये. अब यहाँ से एक बात और पता चलता है कि ये एनर्जी ऑर्बिट बढ़ाने से एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाती है और मैक्सिमम कितनी एनर्जी होती है? 0. ठीक है ना. ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ दिया जाता है फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी या ग्राउंड लेवल की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इनफाइनाइट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है? 0. सबसे ज़्यादा कितनी होती है? 0. सबसे ज़्यादा 0. कहेंगे 0 सबसे ज़्यादा कैसे है? अरे इसके पहले सब माइनस में है तो सबसे ज़्यादा 0 न कहलाएगा. क्लियर है ना. सबसे ज़्यादा एनर्जी कितनी होती है? 0 है. 0 है पर सबसे ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि सबकी वैल्यू क्या है? माइनस में है. तो ग्राउंड लेवल या फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी ये होती है, ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा. और सबसे ज़्यादा एनर्जी 0 होती है, वो भी इनफाइनाइट ऑर्बिट की. ठीक है ना. तो एनर्जी लेवल जो होता है वो कैसा होता है? डिस्क्रीट होता है, क्वांटाइज्ड होता है, नॉन इक्विडिस्टेंट होता है. ये हमने हाइड्रोजन एटम के लिए लाया है. और किसी एटम के लिए लेंगे तो जेड की वैल्यू चेंज हो जाएगी और सब कुछ वही रहेगा, तो ये वैल्यू अलग आएगी. ये हाइड्रोजन के लिए आप पूरा सॉल्व किया गया है. ठीक है ना. किसी दूसरे एटम की बात करेंगे तो वहाँ जेड की वैल्यू चेंज हो जाएगी, उस एटम के लिए होगा. ठीक. तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे. एग्जाम के दृष्टि से इस समय हम हर चैप्टर के जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनका वीडियो भी बनाएंगे. और आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा. थैंक यू.